नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को ख़त्म करेंगे। इससे पहले जो है हमने पूरा आर्टिकल 51 और उसके बाद प्रेसिडेंट, कल आप सभी ने अगर वीडियो देखा होगा, मोस्टली लोग देखे ही होंगे, 2 घंटे का जो लेक्चर था जिसमें हमने पूरा प्रेसिडेंट के हर एक पहलू को टच किया था और कहा भी था कि आप चाहे बीपीएससी में चले जाएं, चाहे यूपी पीसीएस में चले जाएं, आप झारखंड पीसीएस में या दरोगा में या सचिवालय के पेपर में जाएं, उससे बाहर आपका कंटेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वहाँ पर मैंने चाहे आपकी इलेक्शन प्रोसेस की मैंने जो बात की थी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात की थी, इम्पीचमेंट बिल की बात की थी और सारे आर्टिकल प्रेसिडेंट की मैंने रखी थी। लेकिन एक चीज़ जो है, आप में से कई सारे साथी ने मुझे व्हाट्सअप किए थे कि जो सर एक जो चीज़ है आपकी मिसिंग हो गई है उस वीडियो में, और काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया था कि कंटेंट और कंसेप्ट जो मैंने दिया था कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है प्रेसिडेंट की। तो देखिए भाई साहब, प्रेसिडेंट में मैंने जो आपको बताना मतलब छूट ही गया था, एक तरह से समझ सकते हैं। हालांकि वहाँ से भी एक सवाल आ ही जाता आपके एग्ज़ाम में, अगर आप रेलवे एसएससी वगैरह का अगर पेपर देते हैं तो पहले मैं उसको कवर कर लूँ और उसके बाद जो है आज हमारा जो टारगेट है वाइस प्रेसिडेंट को ख़त्म करने का। तो कंप्लीट पूरा डिटेल हम लोग चलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को भी ख़त्म करेंगे। और एक मैं ये बता दूं बात कि जो लोग मतलब इतना डिटेल नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे करके अगर इस वीडियो में अगर आप बन गए तो अच्छी बात है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी पॉलिटी पढ़ने की। लेकिन फिर भी मैं एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, मैं प्रेसिडेंट को उसमें भी आपको केवल 25 मिनट में कवर कर दूंगा, 20 से 25 मिनट में, ठीक है। तो जो 2 घंटे का लेक्चर है मैं उसको 25 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो मास्टर वीडियो में अपलोडेड होगा, अभी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें जो प्रेसिडेंट का जो एक रेस्ट पार्ट जो बच गया है उसको अभी हम लोग कवर कर ले। देखिए प्रेसिडेंट में क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी प्रेसिडेंट के लिए मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अपना ही अभिषेक, ठीक है, कि मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होने हैं। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ता है ना, 2-3 चीज़ें हैं, 2 कंडीशन है, आपको ये याद रखने होंगे, ये आपसे सवाल भी पूछ लिया जाता है। पहला ये चीज़ कि आपको क्या करना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। ये सिक्योरिटी अमाउंट कितनी होती है, तो 15,000, ठीक है। 15,000 जो होते हैं आपके 1000 रुपीज़ क्या होते हैं, आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर मैं जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ तो सबसे पहला चीज़ मुझे 15,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये कहलाता है सिक्योरिटी अमाउंट। दूसरी बात, ये 15,000 रुपये आपको, अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो ये 15,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाते हैं। बट इसके एक कंडीशन होते हैं कि अगर अगर आपको 1/6, ठीक है, याद रखें ये आपका फिगर, ये वैल्यू आपसे पूछ लिया जाता है। 1/6 कम वोट अगर आप मिलते हैं, मतलब चुनाव हुआ, जैसे कि मैं था, ठीक है, अभिषेक था, एक राज था और एक मोहन था, हमने क्या किया, पर्चा भरा, ठीक है। तो इन्होंने इन्होंने और इन्होंने सभी लोगों ने क्या क्या हुआ, सिक्योरिटी अमाउंट 15,000, इन्होंने भी 15,000 और इन्होंने भी 15,000 क्या किया, डिपॉजिट किया। अगर इनमें से अगर किसी भी एक जन को, मैं एग्जांपल ले लूँ राज को, अगर 1/6 जो इलेक्शन हुआ था, जो वोटिंग हुई थी, अगर 1/6 से कम वोट अगर इनको मिलता है तो इसकी जो राशि थी, जो सिक्योरिटी जो अमाउंट थी, वो क्या कर ली जाएगी, राशि जमानत कर ली जाएगी। क्लियर। उसी प्रकार अगर इनको भी अगर कम मिलेगा तो इनकी भी जमानत हो जाएगी, और अगर इनको भी कम मिलेगी तो इनकी भी राशि जमानत हो जाएगी। ये तो पहली कंडीशन थी। अब हम आएंगे दूसरे कंडीशन पे। देखिए दूसरी कंडीशन में ये क्या है कि 50 प्रस्तावक कहने का अर्थ है 50 प्रपोजर, और 50 हिंदी में अगर बोले तो अनुमोदक यानी कि नॉमिनेटर होने चाहिए। इसका क्या अर्थ है मैं इसको भी समझा दूं आपको। पहला कंडीशन तो आपने समझ लिया कि 50,000 क्या करना, हमें डिपॉजिट करना है। दूसरा कंडीशन क्या है, 50 एमपी या फिर कह ले एमएलए, इसी को हम कहते हैं प्रस्तावक, और साथ के साथ 50 एमपी या फिर एमएलए, इसी को हम कहेंगे अनुमोदर यानी कि नॉमिनेट, अनुमोदक यानी कि नॉमिनेटर होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए कहने का अर्थ यह है कि मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ प्रेसिडेंट के लिए, तो मेरे जो मैं पर्चा भरूंगा उस पर्चे में कम से कम 50 एमपी या एमएलए का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब कहने का ये अर्थ है कि मैं इस इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, इसके लिए 50 एमपी और एमएलए जो है मेरे राष्ट्रपति पद के लिए, वो चाहते हैं कि ये पर्सन यानी कि अभिषेक खड़ा हो या चुनाव लड़े। ये 50 एमपी एमएलए, साथ के साथ 50 एमपी एमएलए अनुमोदक होने चाहिए। मतलब ये कि ये जो 50 एमपी एमएलए ने जो साइन किया वो प्रस्तावक हुए, और ये जो 50 एमपी एमएलए होंगे, ये 50 एमपी एमएलए वही 50 एमपी एमएलए नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे।
अगर ए बी सी MP MLA ने यहाँ पर सिग्नेचर किया है तो यहाँ पर जो 50 MP MLA होंगे वो XYZ होंगे, वही पर्सन यहाँ नहीं होंगे। दोनों क्या होंगे, 50 MP MLA जो प्रस्तावक है और 50 MP MLA जो नॉमिनेटर है, दोनों क्या होंगे, अलग होने चाहिए। ये 2 कंडीशन है, आप याद रखें। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूँ। देखिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि मैंने ये चीज़ मिस आउट कर दिया। हाँ बिल्कुल, नोट में मैंने कल मिस आउट कर दिया था। चलिए देखिए, मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होने, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करूँगा 15,000 रुपये का। और ये 15,000 रुपये कब होगा कि अगर मैं इलेक्शन हार जाता हूँ और अगर मुझे 1/6 से अधिक वोट मिलते हैं तो ये 15,000 मुझे वापस कर दी जाएगी। बट अगर 1/6 से कम वोट अगर हमें मिलती है तो ये 15,000 रुपये क्या कर दी जाएगी, वापस राशि जमानत हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि आप जो पर्चा भरेंगे एज ए फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, नॉमिनेटर होना चाहिए, मतलब कि अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक क्या है मैंने बता दिया, और नॉमिनेटर क्या होता मैंने बता दिया। प्रस्तावक और नॉमिनेटर क्या है, MP और MLA हैं, ठीक है। यहाँ भी 50 MP MLA है और यहाँ भी 50 MP MLA, बट ये दोनों 50 MP MLA क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और ये मेनली इनका काम क्या है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये अभिषेक जो बंदा है, हम सभी MP MLA जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है प्रेसिडेंट का। अब हम आज चले जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहले हम ये क्राइटेरिया को समझ लें कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या अलग होता है। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ कि मुझे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अब ये डिपॉजिट अमाउंट कितना है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। दूसरा, 1/6 से अगर कम वोट मिला तो आपकी जमानत राशि जो है जमानत कर ली जाएगी, मतलब वो 15,000 रुपये आपको वापस नहीं किए जाएंगे। सेम पहला कंडीशन बिल्कुल सेम है जो आपके प्रेसिडेंट में है। दूसरा कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरे कंडीशन में यहाँ क्या कहा गया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो खड़ा हो रहा हूँ चुनाव के लिए, उसके लिए मुझे 20 प्रपोजर चाहिए और 20 नॉमिनेटर चाहिए। मतलब प्रस्तावक मुझे कितने, 20 चाहिए और नॉमिनेटर मुझे कितने चाहिए, 20 चाहिए। अब ये प्रस्तावक क्या होते हैं और ये अनुमोदक क्या होते हैं मुझे नहीं बताने हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया। चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। और बिल्कुल मैं आपके जो प्रेसिडेंट है वो सारे आर्टिकल को मैं आपको क्या करवाऊंगा, बिल्कुल रिवाइज भी करवा दूंगा, याद भी करा दूंगा। चलिए वाइस प्रेसिडेंट की बात कर ले तो कौन सा आर्टिकल में बोला गया, देयर शैल बी आ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज में रिवाइज करवा दूं, आर्टिकल 52 उसने क्या कहा है, देयर शैल बी आ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी आ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 और आर्टिकल 52 आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। कंपैरिजन करते चलेंगे हम लोग और बिल्कुल आज ही सब कुछ याद भी करेंगे और आज ही सारा का सारा चीज़ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को फिर से खत्म करेंगे, ठीक। दूसरी बात, सोर्स की बात कर ले तो हमने वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया, USA से लिया, और प्रेसिडेंट की भी हमने कहाँ से लिया पद, तो USA से लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको कष्ट होगा समझने में, लेकिन एक बार समझ गया तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले मैं इसे पढ़ लूँ, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब मैं पढ़ूंगा, बट फिर धीरे धीरे चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात कर ले, वाइस प्रेसिडेंट जो है 2 तरह से काम करता है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे जो मैंने लिखा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करता, ठीक है भाई। दूसरी बात लिखी गई है, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा। वो पद खाली कैसे होगा, ड्यू टू डेथ या फिर ड्यू टू रेजिग्नेशन या किसी भी कारणवश अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। वो कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 65 के तहत। दूसरी चीज़, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होगा वो कितने दिनों तक होगा, तो 6 महीने होगा, और 6 महीने के अंदर तक क्या कर लिया जाएगा, इलेक्शन करवा लिया जाएगा, किसका, प्रेसिडेंट का। ये हमने कल देख लिया है बहुत ही अच्छे से। दूसरी बात, जब आपका वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन रहा होगा तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी क्या मिलेगी, जो प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख पर मंथ होती है वो इनको मिलेगी। ये तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि हमने कल देख लिया था। यहां जो कहा गया है, वाइस प्रेसिडेंट जो वर्क करता है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इट मीन्स जो इनको सैलरी जो मिलेगी वाइस प्रेसिडेंट को
एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से इनको सैलरी दी जाती है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। दूसरा एक वर्ड मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, आर्टिकल 64, ठीक है। आर्टिकल 64, सबसे पहले आर्टिकल 63 क्या कहता है आपका, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है हमारा आर्टिकल 60 क्या, कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 50 ने क्या कहा था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्लियर है। आर्टिकल 64 में आते हैं। आर्टिकल 64 ने क्या कहा है, आर्टिकल 64 ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा में इट मींस क्या, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए एक वर्ड है यहां पर आया है आपका एक्स ऑफिशियो, इस वर्ड को हमें समझना है, ये एक्स ऑफिशियो होता क्या। तो पहले मैं जो लिखा उसको समझा दूं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह आपको चीजें समझा दूंगा। देखिए यहां लिखा गया है एक्स ऑफिशियो का हिंदी पदेन सभापति, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, इसके लिए ना तो कोई इलेक्शन होता है, देखिए ये एक पद हो गया, एक्स ऑफिशियो क्या हो गया, एक पद है, और ये एक ऐसा पद है जिसके लिए ना तो आपकी कोई इलेक्शन की जाती है, ना तो कोई नॉमिनेशन होती है, और ना ही कोई अपॉइंटमेंट होती है। उपराष्ट्रपति अपने आप एक्स ऑफिशियो यानी कि वो पद पे, मतलब वो पद यानी कि कौन सा पद, एक्स ऑफिशियो का पद उन्हें मिल जाता। चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए भाई साहब, मैंने दो संस्थाएं ली है, दो ऑर्गेनाइजेशन लिया है, एक हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक मैंने लिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है साहब। अब सिंपल सी बात है, इसकी क्या होगी, एक हेड होगी, उसी प्रकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या होगी, एक हेड होगी। अब अकॉर्डिंग टू रूल, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ये रूल क्या कर रहा है, एक रूल बनाया गया कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वो, मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वो हेड ऑफ WHO होगा और वो हेड ऑफ WTO होगा। कौन, प्रधानमंत्री किसका, इंडिया का। तो देखिए मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री डायरेक्टली, वो इंडिया के तो प्रधानमंत्री है, बट वो डायरेक्टली हेड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या बन गए, वो हेड बन गए, समझे। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल 64, यही कहता है। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्या कि आप तो प्रधानमंत्री यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, आपके प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ आप क्या बन गए, दो संस्था यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपने क्या बन गए, हेड बन गया। समझ में आया। उसी प्रकार जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ क्या लिखा गया आर्टिकल 64 में, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि कोई एक्स पर्सन है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कोई एक्स, मैं अपना एग्जांपल लिया हूँ कि मैं अभिषेक, ठीक है, मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पे अभी अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है, ठीक है। तो जैसे ही मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूं, मैं क्या बन गया हूं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन गया। मतलब चेयरमैन, देखिए दो चीज आप याद रखें, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के हेड को हम कहते हैं स्पीकर और राज्यसभा के हेड को हम कहते हैं चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। समझिएगा, ये एक्स जो मैं अभिषेक, ठीक है भाई, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, बट मैं क्या बन गया हूं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और मुझे जो सैलरी मिलेगी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही मिलेगी। ये आपको क्लियर रखना है क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही होता है एक्स ऑफिशियो, कि आप राष्ट्रपति मतलब सॉरी, आप उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ आप क्या बन गए, जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बने आप राज्यसभा के चेयरमैन कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आप, जैसे कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने वो एक्स ऑफिशियो हेड बन गए, किसके किसके, NDC के, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग के, NDMA, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो डायरेक्टली हेड बन जाएंगे। उसके लिए ना तो कोई अपॉइंटमेंट होगी, ना तो कोई इलेक्शन होगी, ना ही कोई वहां पर नियुक्ति कराई जाएगी, डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री। ये एक्स ऑफिशियो हेड की खासियत बात है, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो हेड टाइप प्रधानमंत्री, मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे अभी आपको नाम मिलेगा NDC, तो आपको समझ जाना जो प्रधानमंत्री है वही इसका हेड होगा। इसी प्रकार राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वही होगा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको जो सैलरी जो दी जाती है उसे एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से दी जाती है। ये क्लियर हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 किस आर्टिकल के तहत वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा, तो आर्टिकल 64, ठीक है भाई। आगे आते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, हिंदी में मैंने लिख दिया है कि मतलब चेयरमैन जो है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कोई इलेक्शन
नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है, राज्यसभा का जो चेयरमैन उसका इलेक्शन कैसे होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट बना वही तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हो गया। इसलिए वही बात लिखी गई है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही बन जाता है क्या, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और इस पे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर ले, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि कई लोगों का मिथ है कि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है तो वो राज्यसभा का मेंबर भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ लिख दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा तो होता है, लेकिन बट वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा या फिर एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा, आप इसे वो तो होंगे वाइस प्रेसिडेंट, बट वो मेंबर नहीं होंगे राज्यसभा के। ये आप याद रखें, क्योंकि कई बार ये पूछा गया भाई, अच्छे अच्छे एग्जाम में भी पूछेगा और लोअर जितने भी एग्जाम है वहाँ भी आए हुए। आगे बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की कुछ। देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो लिखा गया है, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा था, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा होती हैं, लेकिन वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो होते हैं, बट वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं। सेकंड, ये रिज़ाइन किन को देंगे, तो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, आर्टिकल 67 में इसकी वर्णन की गई है। अब मैं आपसे पूछ लूँ अगर प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन किन को देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है इसकी सूचना किन को देते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। अच्छा, रेजिग्नेशन की बात अगर कह ली जाए तो आर्टिकल किस नंबर में मेंशन है, तो आर्टिकल 56 में ये बात मेंशन है। किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन यही बात अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट की पूछ ली जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के आप क्या बोलेंगे कि जो ये रिज़ाइन किन को देंगे, ये प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 67 में, और उधर आर्टिकल 56 में। ठीक है भाई। अच्छा, ओथ की बात अगर कर लिया जाए, ओथ को अभी रहने दीजिए, टेन्योर देखते हैं, यानी कि कार्यकाल, कितने साल तक इसकी कार्यकाल होते हैं, तो 5 ईयर होते हैं, मतलब 5 साल इनके कार्यकाल होते हैं। प्रेसिडेंट की भी कह ली जाए तो 5 साल होती है। अच्छा, ये भी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 67 में। प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 56। तो आई थिंक आपको रिवाइज भी होते चल रहा होगा प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स भी। इनको जो ओथ दिलाया जाता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। कौन ओथ दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 69 के तहत। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट की पूछ लूँ तो उनको ओथ कौन दिलाते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर ये एब्सेंट है तो इनके एब्सेंट में क्या करेंगे, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करेंगे, ओथ दिलाएंगे। ठीक है, ओथ की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आर्टिकल 60। किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के लिए जो ओथ की बात की गई है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 60 है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की अगर पूछ ली जाए ओथ की बात किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 69। अगर पूछ लिया जाए रिज़ाइन और टेन्योर किस आर्टिकल में है, तो 67। किनको ये रिज़ाइन देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। टेन्योर कितने साल, तो 5 साल। इनके इलेक्शन की बात कर ली जाए तो पहले ये बताइए, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन की हमने बात की थी वो कैसे थे, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट। तो हमने क्या बताया था, डायरेक्ट इलेक्शन, सॉरी वो हमने क्या बताया था, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और इनडायरेक्ट में हमने क्या बताया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। ठीक है, उसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन की जब बात होती है तो वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। कौन सा आर्टिकल में, यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 66 में कहा गया। ठीक है साहब। दूसरी बात, अब इनके जो मतलब कि जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, इनके निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन इनके इलेक्शन के टाइम में वोटिंग करेंगे, तो ये ध्यान से सुनिएगा आप पहले। ठीक है, तो जितने भी एमपी हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वोटिंग में। वो मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है ओनली, ये याद रखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है टोटल, और टोटल में आपका इलेक्टेड भी आ रहे हैं और नॉमिनेटेड भी एमपी आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं और आपके लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड होते हैं, एंग्लो इंडियन। और अब एंग्लो इंडियन 2020 के बाद से हटा दिया गया। ठीक है जी, ये मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। तो ये आर्टिकल किस में बताया गया है, आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 1।
लेकिन आपको ऑप्शन में आर्टिकल 66 भी मिल सकता है रेलवे एसएससी के एग्जामिनेशन में। उसके बाद मैं कल आपको बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो उनका निर्वाचक मंडल होता है, यानी कि आर्टिकल 54 में कहा गया था कि कौन कौन होते हैं। तो ओनली, ध्यान से, ओनली इलेक्टेड एमपी, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के, और साथ के साथ ओनली इलेक्टेड ऑफ एमएलए एंड यूटी। 3 यूटी थे, कौन कौन से, दिल्ली, पौंडुचेरी और एक आपका था जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर होगा साहब ये। नेक्स्ट, री इलेक्शन की बात की जाए तो री इलेक्शन क्या संभव है? क्या री इलेक्शन संभव है? री इलेक्शन का अर्थ मैंने कल बताया था कि एक व्यक्ति वो बार बार क्या बन सकते हैं, मतलब 2 बार बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो याद रखें, बिल्कुल संभव है पुनः निर्वाचन जिसे कहेंगे हम, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट के लिए भी लागू होता है आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग। कौन कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जो 2 बार बने हैं, मतलब एक से अधिक बार बने हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने हैं, 2 बार बने हैं ये। दूसरे सेकंड में आपको याद रखना हामिद अंसारी 2 बार बने हैं। ये सब पूछा गया सवाल है। वो कौन सा उपराष्ट्रपति है जो 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी जी 2 बार बन चुके हैं। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर कुछ देखेंगे। क्वालिफिकेशन में मिनिमम एज देखेंगे कितना होना चाहिए। तो कम से कम आपके 35 साल होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की कोई सीमा नहीं होती है। इनको जो सैलरी जो दी जाती है, ठीक है साहब, इनको जो सैलरी जो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। कल भी मैंने आपको बताया था जो इनको सैलरी जो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। लेकिन ये आपको याद रखना, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से इनको सैलरी दी जाती है। सैलरी जो दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको सैलरी कितनी होती है, 4 लाख पर मंथ। इसके बाद जितने भी बेसिक अलाउंसेस हो गए ये हो गए। और आर्टिकल 68 जो हो गया, आर्टिकल 68 क्या बोलता है, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 68 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट की बात। तो यही चीज़ अगर हम बात कर लें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी थी, 5 लाख रुपए, और इनको भी जो सैलरी दी जा रही थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती थी। अब हम आएंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, और क्वालिफिकेशन कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 3। 4 कंडीशन इसमें भी है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कल मैंने आपको बताया था नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, और इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के में अगर कोई भी चेंजेस करनी हो तो इस पे पूरा का पूरा ऑथोरिटी पावर किनका होता है, तो सेंट्रल को होता है, यानी कि पार्लियामेंट को होता है। उसके बाद मिनिमम एज यहाँ पे कितनी है, 35 ईयर। और लास्ट जो आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ राज्यसभा, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट में क्या था, मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ, मतलब कि वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ राज्यसभा। कहने का अर्थ क्या है, राज्यसभा की एमपी होने की वो क्या करता हो, योग्यता रखता हो। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन किनका, वाइस प्रेसिडेंट का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये साहब। ये आपका आर्टिकल 66 में क्वालिफिकेशन की बात की गई है। लेकिन मैं अगर प्रेसिडेंट से अगर कंपैरिजन करने की बात करूं कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो बात की गई थी किस आर्टिकल में, आर्टिकल 58 में। मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दूं, अगर आप थोड़ा सा अगर होश पोछ हो रहे होंगे आर्टिकल में। देखिए आर्टिकल 63 में बताया गया है क्या, कि आपका एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद आर्टिकल 64 में आया था, तो उसमें क्या बताया गया था, वाइस प्रेसिडेंट सेल बी एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा होंगे, ठीक है साहब। उसके बाद हमने आया तो हमने क्या देखा, रिज़ाइन की बात की हमने, और टेन्योर की बात की आर्टिकल 67 में, आर्टिकल 67 में। फिर 69 में हमने क्या देखा, 69 में हमने देखा जो ओथ दिलाने की जो प्रोसेस की बात की थी हमने वाइस प्रेसिडेंट को, कौन दिलाता था, प्रेसिडेंट दिलाता था। इसके बाद हमने क्या बात की, जो इलेक्शन की बात की, जितने भी एमपी हैं और जितने भी केवल एमपी लोकसभा और राज्यसभा के, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के, आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 1 के तहत। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद जो सैलरी की जो यहाँ बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख पर मंथ, ये आर्टिकल 68 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन जो बात की गई है, 4 क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एज 35 या मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 3, ये आपको याद हो गया होगा।
अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो रिमूवल जो प्रोसेस होते हैं और ये कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए अब किस समय आप वाइस प्रेसिडेंट का रिमूव कराएंगे, जैसे हमने कहा था कि जब आप वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई भी संविधान का अगर आप संविधान का वायलेशन करते हैं तब प्रेसिडेंट को हटाया जाता। उसी प्रकार उनके लिए क्या किया गया था, हमने इम्पीचमेंट बिल लाया था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे संविधान में कहीं भी इम्पीचमेंट नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर हम रिमूवल की बात करेंगे। ये भी अच्छे एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखें इम्पीचमेंट इनके लिए कहीं भी हमारे संविधान में यूज़ नहीं किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। किस आर्टिकल में बताया गया है जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव करने की प्रोसेस को, तो याद रखें आर्टिकल 67 का सब क्लॉज बी में आपको बताया गया है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपको कि कोई महाभियोग जो बिल है, ठीक है, इनके लिए नहीं लाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक, इनके लिए महाभियोग बिल नहीं लाया जाता। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि इम्पीचमेंट बिल केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए लाया जाता है। अब क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है आपका, ठीक है, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाना है अगर, तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ मैं अब प्रेसिडेंट की यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि प्रेसिडेंट की काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। यहाँ मैं प्रोसेस केवल वाइस प्रेसिडेंट का करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बिल को राज्यसभा में रखा जाता है। अब यहाँ ये याद रखिएगा, ये हाउस आपको, कि सबसे पहले बिल किस में रखा जाएगा, किस हाउस में रखा जाएगा, तो राज्यसभा में रखा जाएगा। सबसे पहले बिल कहाँ रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा। फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के पास होने के बाद, देखिए जब ये राज्यसभा के पास जब बिल आएगी तो उसके बाद ये बिल कहाँ जाएगी, आपकी लोकसभा में जाएगी। ठीक है साहब, पहला बिल कहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को, इम्पीचमेंट बिल मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा मैं रिमूव बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा से जब ये बिल पास हो जाएगा तब आपके लोकसभा में आएगी बिल। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, जो राज्यसभा में अब ये जो बिल पास हो जाएगा ये कैसे पास होगा, तो ये देखिए तीसरा पॉइंट में, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत से आपका बिल पास होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है। देखिए सबसे ज़्यादा विषय को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाता है। खैर हटाइए, देखिए हम यहाँ बात करेंगे, समझेंगे कि ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है। कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी बिल किसी भी सदन में रखा गया है, ठीक है साहब। दूसरा बात यहाँ बताया गया, मान लेते हैं यहाँ माना गया है कि राज्यसभा में हमने वो बिल को रखा है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर बिल को पास करना होगा, ठीक है, अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर बिल को पास करना होगा तब देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि उस सदन की जो कुल सदस्य की संख्या है कितनी है और कितनी संख्या खाली है। एग्जाम्पल के तौर से मैं बात कर लूँ, टोटल मेंबर कितने हैं राज्यसभा में, क्योंकि बिल राज्यसभा में रखा गया है, और वाइस प्रेसिडेंट का भी बिल कहाँ रखा जाता है, पहले राज्यसभा में रखा जाता है। यहाँ पर ही आपके क्या होने चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपके बिल पास होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक पहुँचेगा और आपको समझ भी आएगा। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का अब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। टोटल मेंबर सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा में कितने हैं, 245 है साहब, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 245 तो टोटल मेंबर हैं, लेकिन 25 सीट क्या है, खाली है। टोटल मैक्सिमम सीट कितने हैं, 252 है, सॉरी 250 हैं, जिसमें से 245 मेंबर हैं, जिसमें से देखा क्या गया 25 सीट, देखिए होते ही है, बहुत सारे एमपी के सीट क्या होता है आपको पता भी होना चाहिए, खाली होते हैं, किसी भी कारणवश से खाली होते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं वह, या फिर उनको रिमूव करा दिया जाता है, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, किसी भी कारणवश से खाली। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा कि राज्यसभा में या अगर लोकसभा में बिल पास करेंगे तो लोकसभा में भी वही कंसेप्ट करेंगे। तो हमने राज्यसभा में रखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि 25 सीट खाली है, तो 25 सीट खाली का मतलब 220 सीट। ये 220 सीट पे अब क्या किया जाएगा, बिल को मेजॉरिटी से पास करना होगा। मेजॉरिटी से करने का मतलब क्या है, 50% प्लस 1 वोट। 50% का मतलब उसका आधा प्लस 1 वोट, ठीक है। तो टोटल अब कितना है, 220, तो 220 का आधा 110 प्लस 1 वोट, यानी कि 111। अगर 111 एमपी ऑफ राज्यसभा अगर उस बिल पर सिग्नेचर करते हैं, सहमति दिखाते हैं,
तब वो बिल राज्यसभा से कहाँ चला जाएगा, आपके लोकसभा में चला जाएगा। और ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, समझ में आया। राज्यसभा में क्या किया गया, बिल को रखा गया, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराया जाएगा 111 वोट से। कंसेप्ट क्लियर। और यहाँ से जैसे ही अगर 111 बहुमत मिल जाती है तब जो बिल है लोकसभा में आएगी, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होगा ये भी आप सोच रहे, तो हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में कुछ नहीं है, आधे से एक ज़्यादा यानी कि 50+1। कहने का अर्थ ये है कि राज्यसभा से बिल पास हो गया, अब आपने लोकसभा में बिल को रखा। खैर मैं एक बार इसे पढ़ दूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर ऑफ हाउस। क्या है इसका कहने का अर्थ, सदन में यानी कि लोकसभा सदन के मत देने वाले सदस्य और वर्तमान सदस्य का बहुमत देखा जाएगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है, मान लेते हैं किसी भी सदन में कोई बिल रखा गया है। अब हम मानेंगे, ठीक है, कोई भी सदन मान लेते हैं, उस सदन की कुल सदस्य की संख्या 100 है। ठीक है साहब, 100 है उसकी मैक्सिमम सदस्य की संख्या, लेकिन उस दिन जिस दिन बिल रखा गया था उस सदन में केवल 60 MP आए हुए थे। तो 60 MP में अगर 31 MP, क्योंकि 50% + 1 वोट अगर मिल जाए तो और उसमें आपका क्या होगा, वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास कहलाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी समझ में आया। जैसे कि राज्यसभा से बिल पास हुआ इफेक्टिव मेजोरिटी से, अब लोकसभा में आया, तो लोकसभा में पहले देखा गया कितना मैक्सिमम सीट है, 552 सीट है। ठीक है साहब, जिसमें देखा गया 545 टोटल सदस्य हैं। ठीक है साहब, लेकिन जिस दिन बिल रखा गया लोकसभा में देखा गया कि केवल 400 MP प्रेजेंट है। ठीक है, तो 400 MP वो वोट करेंगे, और अगर 201 वोट मिल गया उस बिल पे तो वो बिल लोकसभा से भी यही सिंपल मेजॉरिटी कहलाएगा और वो बिल पास हो जाएगा, और आपके वो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ये हो गया आपका प्रोसेस रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। अब हम बात करेंगे, आपका ये हो गया जितना फैक्ट, जितने आर्टिकल, सब चीज़ हमने यहाँ पे देख लिए हैं भाई। अब हम बात करेंगे, अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, जहाँ से फैक्चुअल डाटा पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जो कंसेप्ट मुझे देना था मैंने दे दिया, आर्टिकल जो देने थे दे दिए, कैसे इनको हटाया जाता है वो भी मैंने बता दिया। अब फैक्ट देखते हैं। देखिए जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले जो उपराष्ट्रपति बने वो अभी तक कितने बार बने हैं, तो ये पूछा जाएगा, 2 बार बने हुए हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन है सेकंड नंबर में, फिर बीबी गिरी है। लेकिन अब यहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ऐसे, देखिए मैक्सिमम जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो जाकर के प्रेसिडेंट भी बने हैं, लेकिन आपको 3 नाम याद रखना है। GS पाठक जी जो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट तो बने, बट वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। दूसरा, कृष्णकांत जी का नाम याद रखेंगे, ये भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। नेक्स्ट, भैरव सिंह शेखावत, ये भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। उसके बाद आप याद रखें हमीद अंसारी जी को, ये 2 बार बने हैं। ठीक है, ये 2 बार बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति लेकिन ये नहीं बने हैं। तो आप क्या याद करेंगे। और फिर 13वां नंबर में जो थे आपके कौन, वेंकैया नायडू जी, भारत के राष्ट्रपति ये नहीं बने। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर मैंने बोला एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने हैं, ये कौन क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया हमीद अंसारी जी के बारे में, हमीद अंसारी जी के बारे में, ये भी भारत के राष्ट्रपति, ये भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। हमीद अंसारी वैसे उपराष्ट्रपति है जो 2 बार उपराष्ट्रपति तो बने लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं बने। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो मैंने कल भी बताया था, जिनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में, उनके ही, सॉरी डेट मैं मिस आउट कर रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा कौन से ईयर में दिया गया था। लेकिन ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने, साथ के साथ ये प्रेसिडेंट भी बने थे, और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था उनके टाइम पीरियड में, उनके कार्यकाल में ही। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और भी फैक्ट के बारे में। देखिए एकमात्र राष्ट्रपति जो पहले चुनाव हार गए, ठीक है, ये याद रखें, कुछ राष्ट्रपति और मिसलेनियस है यहाँ पर फैक्ट। एकमात्र राष्ट्रपति जो पहले चुनाव हार गए परंतु बाद में फिर निर्विरोध राष्ट्रपति बने, कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी, कल हमने बता दिया। ये रहा, देखिए ये क्वेश्चन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो 2 बार देश के उपराष्ट्रपति भी बने, जैसे मैंने आपको बताया अभी। 1952 में पूछा जाएगा भाई ये सवाल कि वो उस राष्ट्रपति का नाम बताएं या फिर उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो 2 बार उपराष्ट्रपति भारत के बने और फिर वो राष्ट्रपति भी बने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके, कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1952 में राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी के.टी. ये भी बहुत बार पूछा गया। देखिए हुआ क्या था, मैंने बहुत बार बताया है कि 1950 में संविधान सभा ने की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, भारत का प्रथम राष्ट्रपति इनको बना दिया गया था कि इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 1950 से 1952 में, क्योंकि 1952 में क्या हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, तब जाकर इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से प्रेसिडेंट चुने गए थे इलेक्शन के माध्यम से। ठीक, और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे ये पूछता है आपसे एग्जाम में, तो के.टी. शाह। और 1957 में एन दास था। मतलब क्या है साहब, समझ लीजिए, 1952 में प्रेसिडेंट कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। इनके अपोजिशन में कौन खड़े थे, के.टी. शाह जी थे। फिर 5 साल रहे, 1957 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके अपोजिशन में कौन खड़े थे, तो एन दास। ठीक है, एन दास खड़े थे। ठीक है, एन दास खड़े थे। अब देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर, ये तो हमने कर लिया, डॉक्टर जाकिर। देश के पहले दलित राष्ट्रपति, ये भी हमने कर लिया। प्रथम महिला राष्ट्रपति याद रखें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अच्छा, राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो दिल्ली में है। राजभवन आपका शिमला का है और निलयम जो है आपका हैदराबाद। राष्ट्रपति आवास के लिए मेन राष्ट्रपति का जो है आवास है उनका। खैर ये सब सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति भवन के जो शिल्पकार कौन थे, तो एडविन लुटियंस हैं एवं इनके प्रमुख अभियंता जो है हता किलिंग थे। तो ये आपसे पूछता है सवाल, एडविन लुटियंस। ये देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बिल्कुल सही मैंने कहा था, 1984 में ही इनको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी दिया गया है 1962 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया है। अविवाहित एवं वैज्ञानिक है राष्ट्रपति। पूछा जाएगा कौन ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, तो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। अविवाहित कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां के बारे में मैंने बता दिया कल। खैर ये सब सारे पॉइंट हमने कल डिस्कशन कर लिए हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे। ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन संबंधी विवाद का समाधान का अधिकार भारत के उच्च, आर्टिकल 71 कल हमने डिस्कशन कर लिया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कई इलेक्शंस को लेकर अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है या कोई भी विवाद होती है या कोई भी भ्रष्टाचार की यह बात होती है कि कहीं करप्शन हुआ है इनके चुनाव में, तो ये पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा, आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग। ये हमने कल देख लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952, 1957, हिदायतुल्लाह का आप ईयर देख लें 1979, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने हैं। पूछा जाएगा निर्विरोध मतलब क्या, इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एम हिदायतुल्लाह 2 बार बने थे, 1952, 1957, 1979, 1987। ये आपको याद करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान नहीं करते। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी बिल हो या कोई भी चीज़ पर डिस्कशन चल रही हो तो वहाँ पर वोटिंग का राइट नहीं होता आपके उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऐसा राष्ट्रपति कौन सा है जिसे सर्वसम्मति से चुना गया। ठीक है, मतलब अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था। ये भी कल हमने बता दिया, नीलम संजीव रेड्डी। तो ये फाइनल आपका वाइस प्रेसिडेंट पूरा कर दिया है मैंने आपके भाई, और इससे बाहर आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी चीज़ आपको बता दूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैबिनेट, हो सकता है या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में चले जाएं या फिर जो भी होगा अगला पार्ट हम लोग उस पर आएंगे। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।